स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया। ये साल 2019 में जुलाई का महीना था। चीन के सरकारी मीडिया ने एक खबर को प्रमुखता से जगह दी। ये एक मेडिकल रिसर्च के नतीजों से जुड़ी खबर थी। इस खबर की हेडलाइन थी, स्ट्रोक यानी आघात बना मौत की सबसे बड़ी वजह। रिपोर्ट में ज्यादा नमक खाने के खतरों को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन मौत की वजह से जुड़े आंकड़ों को लेकर ऑनलाइन चैट ग्रुप्स में चर्चा का मुद्दा कुछ और ही था। चीन में पहली बार डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी अवसाद से जुड़ी दिक्कतें मौत के 10 बड़े कारणों में शुमार थी। एक शख्स ने हैरानी के साथ कहा, डिप्रेशन का 10वां नंबर है। इसकी वजह से 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। चीन में लागू सेंसरशिप से बेपरवाह हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। चर्चा में रही एक टिप्पणी थी, जो लोग अवसाद में हैं उनमें से आधे से ज्यादा को इसकी जानकारी ही नहीं है। एक दिन के भीतर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इससे जुड़ा वीडियो देखा और 50,000 से ज्यादा कमेंट किए गए। ये सिर्फ एक देश की एक छोटी सी तस्वीर है। अब सवाल यह है कि दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है मानसिक बीमारी। इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, हर देश में दिक्कत। If I'm asked the question, how many people are affected by mental health problems globally? अगर मुझसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में कितने लोग मानसिक दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कि पूरी दुनिया में कितने लोग शारीरिक दिक्कत से जूझ रहे हैं। और अगर पूरे जीवन काल को ध्यान में रखते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया गया, तो कहा जाएगा 100%। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट विक्रम पटेल। पटेल हार्वर्ड में मनोचिकित्सक हैं। अपने अध्ययन के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में हर कोई संवेदनशील है। Every single human being on this planet will at some point in their lives be धरती पर मौजूद हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सच्चाई यह है कि हर 3 में से एक आदमी को अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। यानी हम में से 30% लोग उस धुंधली सी रेखा को पार कर सकते हैं जिनमें गुस्से और दुख जैसे सामान्य नकारात्मक विचारों के परे ऐसी भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगे जिन पर हम काबू ही नहीं पा सके। विक्रम कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना तंदुरुस्ती की वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और दबाव को झेल सकता है। अब सवाल ये है कि हम दिमागी तंदुरुस्ती को मापे कैसे। The honest truth right now is that we do not have. फिलहाल सच्चाई ये है कि जिन लोगों को मानसिक दिक्कत है और जो ठीक ठाक हैं, उनके बीच अंतर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। विक्रम ये भी कहते हैं कि दुनिया भर में मानसिक समस्या से जूझते लोगों की तादाद बढ़ रही है। सर्वेक्षणों से जानकारी मिलती है कि दुनिया भर में स्किज़ोफ्रेनिया यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझते लोगों की संख्या लगभग एक सी है। लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़े रुझानों पर नजर रखने वालों का कहना है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले बढ़ते देख रहे हैं। विक्रम पटेल डिप्रेशन को लेकर चीन में चिंता जाहिर करते लोगों से सहमत दिखते हैं। I don't think the word epidemic is correct. इसे महामारी कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्या उनकी जरूरत पूरी करने के मामले में दुनिया संकट की स्थिति में है, तो मेरा जवाब हाँ होगा। और ये दुनिया के हर देश का सच है। विक्रम पटेल कहते हैं कि अगर आप किसी अमीर देश में रहते हैं तो इसके मायने ये नहीं है कि वहां मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें नहीं होंगी। पार्ट 2, बात करने से बात बनेगी। When I was a tiny lad, my mother developed a severe depression. जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरी माँ डिप्रेशन में गिर गई। जब वो बहुत ज्यादा तनाव में थी तब अपना सिर गैस ओवन में डाल देना चाहती थी। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट ग्राहम थोर्नीक्राफ्ट, जो मानसिक बीमारी के असर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। She wanted to put her head in the gas oven and also
the heads of me and my young sister. वो मेरा और मेरी छोटी बहन का सिर भी गैस ओवन में डाल देना चाहती थी। उन दिनों ब्रिटेन में खुदकुशी के लिए ये बहुत आजमाया जाने वाला तरीका था। खुशकिस्मती से मैं पड़ोसियों तक पहुंचने में कामयाब रहा, हमें मदद मिल गई। मेरी माँ का इलाज हुआ और करीब 1 साल बाद वो अपने काम पर भी जाने लगी। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि माँ, आप बीमार कब हुई? क्या आपने अपने बॉस को बताया कि आप डिप्रेशन की वजह से काम पर नहीं आ पाएंगी? वो कहती हैं कि बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अपने बॉस को बताया होता तो मेरी नौकरी चली जाती। ग्राहम थ्रोनीक्राफ्ट ने देखा कि कैसे उनकी मां ने अपना जीवन बदला। इसने उन्हें मनोरोग चिकित्सक बनने की प्रेरणा दी। दिमागी तंदुरुस्ती से जुड़े काम करने के लिए उन्हें ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि दी है। अब वो सर ग्राहम थ्रोनीक्राफ्ट कहलाते हैं। In many countries, I'd say most countries, they're very... दुनिया के ज्यादातर देशों में दिमागी बोझ और पागलपन या दीवानगी को एक ही समझ लिया जाता है। इसे असहज स्थिति या शर्म के तौर पर देखा जाता है। इससे सिर्फ प्रभावित व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सम्मान पर असर होता है। कई शताब्दियों तक हमने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बात नहीं की। इसके बारे में बंद दरवाजों के पीछे गुपचुप तरीके से बात की जाती थी। इसके साथ जुड़ी बदनामी का डर इतना असरदार है कि इलाज कराने वाले लोगों की संख्या वास्तविक बीमारों के मुकाबले ना के बराबर है। We have a difficulty specifically with depression. डिप्रेशन को लेकर हमारे सामने दिक्कत भरी स्थिति है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर को लेकर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। हमने 21 देशों में सवाल पूछा है कि ये दिक्कत कितनी आम है। 4 से 5% लोगों ने जवाब दिया कि हम गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि कितने लोगों को मदद मिल पा रही है। अमीर देशों में 5 में से 1 व्यक्ति को मदद मिल रही है, यानी 80% लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है। निम्न आय वाले देशों में सबसे बुरी स्थिति देखने को मिली। यहाँ 27 में से 1 आदमी को मदद मिल पा रही है, यानी गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे 96% लोगों को मदद नहीं मिलती है। ये चुनौती भरी स्थिति है। इस चुनौती से मुकाबले के लिए जरूरी है जो लोग दर्द से जूझ रहे हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो मदद मांगे। मानसिक बीमारी बयान करने की स्थिति में बदनामी से जुड़ा जो डर है उसे दूर करना जरूरी है। ग्राहम और उनके साथियों ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए कई तरीके आजमाए। नाइजीरिया में सस्ते रेडियो जिंगल का सहारा लिया गया तो भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों के गांवों तक नाटक मंडलियों ने संदेश पहुंचाया। ग्राहम कहते हैं कि इस मामले में सबसे असरदार है सामाजिक संपर्क। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि लोग आमने सामने आकर ही मिले। सेलिब्रिटीज के संदेश या फिर किताबों और फिल्मों के काल्पनिक पात्र भी बखूबी काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने आसपास के लोगों का प्यार गंवाए बिना मानसिक दिक्कतों पर काबू पाया है, उनकी कहानियां बयान करना भी काफी है। पार्ट 3, एक नई दुनिया। In all societies and all countries, rich and poor, सभी समाजों और सभी देशों, चाहे वो अमीर हों या गरीब, छोटे हों या बड़े, वहाँ के लोग बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट शेखर सक्सेना, जो WHO में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी राय में बेचैनी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के बढ़ने की वजह हमारे आसपास की दुनिया में होने वाले मूलभूत बदलाव हैं। वो कहते हैं अगर संघर्ष, युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बेचैनी, डिप्रेशन या दूसरे मनोरोगों से पीड़ित लोगों की संख्या में 3 से 4 गुना इजाफा हो सकता है। लेकिन ऐसा न हो तो भी आधुनिक दुनिया से जुड़ी कई जटिलताएं हैं जो दिक्कत की वजह बन सकती हैं। I am not talking about all the people in the world, but for a very large number of people who live in... मैं दुनिया के तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शहरी इलाकों में रहते हैं और दिमागी दमखम से जुड़ी नौकरियां कर रहे हैं। वहां मुकाबले का स्तर काफी ऊंचा है। कई लोगों के लिए तनाव का स्तर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। नौकरी की अनिश्चितता के साथ साथ आर्थिक मसले भी होते हैं, जहां हकीकत के मुकाबले उम्मीदें काफी बड़ी होती हैं। शेखर की राय में जो लोग निचले पायदान पर खड़े हैं, असमानता उनकी दिक्कतों को और पेचीदा बना देती है। वो कहते हैं दुनिया में कई लोग बहुत ज्यादा ताकतवर और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ा ऊपर उठ पाए हैं। ये जो अंतर है वो कई लोगों को प्रभावित करता है। सामाजिक आधार के बिना शहरी माहौल में जूझते युवा दिक्कतों से घिरे दिखते हैं।
the usual earlier methods of social connection. पहले सामाजिक संपर्कों में परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस और समाज के लोग होते थे। अब इस संपर्क में कमी आई है और सोशल मीडिया का असर बढ़ा है। इससे लोगों के प्रतिक्रिया देने का तरीका भी बदला है। किसी भी इंसान के अंदर खुद को ढालने की जो क्षमता है वो बहुत कुछ उसके सामाजिक आधार पर निर्भर करती है। बेचैनी और डिप्रेशन यहीं से सामने आते हैं। शेखर कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए उसे सामाजिक चर्चा परिचर्चा की जरूरत होती है। बदलाव सोशल मीडिया की वजह से भी दिखता है। Well, it's difficult to analyze the various aspects. सोशल मीडिया के विभिन्न पहलू लोगों की जिंदगी पर किस तरह असर डालते हैं, इसका विश्लेषण करना मुश्किल है। सोशल मीडिया की वजह से कई सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं। लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाते हैं जहां उनके लिए संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन फिर वो तमाम चीजें उनकी पहुंच से दूर रह जाती हैं। यानी दुनिया बदल गई है, लेकिन इन बदलावों के साथ तालमेल बैठाते हुए हम अपना ख्याल कैसे रखें, इसके रास्ते अब तक तैयार नहीं हुए। शेखर कहते हैं ये बोझ हर देश सहन कर रहा है। पार्ट 4, दादी माँ के नुस्खे। In Sierra Leone for a very, very long time, there was only... सिएरा लियोन में लंबे वक्त तक पूरे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सिर्फ एक मनोचिकित्सक था। ये है हमारी चौथी एक्सपर्ट ग्रेस रायन। वो लंदन स्थित ग्लोबल मेंटल हेल्थ सेंटर में शोध करता है। वो बताती हैं इबोला से निपटने की कोशिश के दौरान सिएरा लियोन में दूसरा मनोचिकित्सक आया। ये उस देश का हाल है जो वर्षों तक गृह युद्ध से जूझता रहा है। ग्रेस ने अध्ययन किया कि गरीब देश नए तरीकों के जरिए कम खर्च में ज्यादा फायदा कैसे हासिल कर रहे हैं। वो कहती हैं सुविधा संपन्न अस्पतालों में मनोचिकित्सकों से इलाज कराना बहुत महंगा है। हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं। ऐसे में क्यों न दिक्कत की शुरुआत में समाधान तलाश लिया जाए। कई शोधकर्ताओं की राय है कि शुरुआत में चीजों को छोटी छोटी बातों के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है। सामुदायिक सेवा इसमें बहुत मददगार साबित हो सकती है। Then when people do become unwell, community... जब लोग बीमार होंगे तब सामुदायिक सेवा मिल सकती है। आपके पास रहने वाले लोग जो आपके परिवार को भी जानते हैं, आपको लगता है कि कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया की सरकारें ये मानने लगी हैं कि अस्पताल के स्तर तक पहुंचने के पहले मानसिक समस्या का इलाज किया जाए तो ये कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। One of the really exciting examples that we're hearing a lot about जिम्बाब्वे का फ्रेंडशिप बेंच प्रोग्राम एक ऐसा ही उदाहरण है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर एक बेंच पर दादी माँ बैठती है। इस केंद्र पर आने वाले लोग दादी माँ से जाकर बात कर सकते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान सुझाती हैं। करीब 6 महीने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने दादी माओं के साथ सार्थक चर्चा की थी वो सभी बेहतर महसूस करने लगे। उनमें से सिर्फ 14% लोग ऐसे थे जो अब भी डिप्रेशन में थे। जिन लोगों को दादी माओं का साथ नहीं मिल पाया उनमें से आधे लोग 6 महीने के बाद भी डिप्रेशन में थे। अमीर देशों को भी ये आसान तरीका पसंद आ गया। अब लंदन और न्यूयॉर्क सिटी में भी फ्रेंडशिप बेंच दिखने लगी है। अच्छी बात यह है कि दुनिया जिस संकट से जूझ रही है उसका समाधान न महंगा है और न ही जटिल। ग्रेस ये भी नहीं मानती कि आज के युवाओं में लचीलापन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में लचीलापन नहीं है या वो उन चीजों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते जिनके साथ उनके दादी दादा या माता पिता ने बिठाया था। ऐसे कोई सबूत नहीं है। दरअसल हमें सुपर हीरो होने की जरूरत है। हमें खुद में बहुत लचीलापन लाना होगा क्योंकि हमारी कड़ी परीक्षा होनी है। इंसानों का सुपर हीरो बन जाना बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ग्रेस रायन इसे लेकर आशावादी हैं। वो कहती हैं कि समय के साथ हमें कई सवालों के जवाब मिले हैं और आगे रास्ते और भी तैयार हो सकते हैं। मानसिक बीमारी का संकट बड़ा है, लेकिन इसे लेकर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। समाधान की उम्मीदें रोशन दिखती हैं।